नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो अमेठी 107.8 FM। मैं हूं आरजे मनीष। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बाल अधिकार चर्चा। और आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राकेश चौहान सर, जो प्रोफेसर हैं अमेठी यूनिवर्सिटी में, और श्री सत्य प्रकाश जी, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं FXB इंडिया सुरक्षा में, जो जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। FXB इंडिया सुरक्षा जो कि भारत के 13 राज्यों में बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम कर रहा है। इन्होंने लगभग 10,000 पुलिस कर्मियों को बाल संरक्षण और मानव तस्करी पर ट्रेनिंग दी है। 2021 में इनको US गवर्नमेंट द्वारा IVLP इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम के लिए भी भारत से चुना गया था। सर, स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में। सर, मेरा एक सवाल है, बाल अधिकार को संरक्षित करने के लिए भारतवर्ष में क्या क्या प्रावधान है? धन्यवाद, और धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बाल अधिकार के बारे में अगर हम बात करें तो इतिहास और वर्तमान में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। अगर भारत सरकार के द्वारा जो प्रावधान या जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है कि भारत में बच्चों की संख्या जो लगभग 40% है, उनके अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो अपनी बात को नहीं रख सकते, लेकिन जो भी कस्टोडियन है, जो एजेंसीज हैं जो इस मुद्दे पर काम कर रही हैं, उस बाल संरक्षण को वो कैसे देखते हैं। तो अगर आप देखें नियमों के द्वारा तो कई सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं भारत के संदर्भ में, चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करें, पॉक्सो एक्ट की बात करें, बाल श्रम की बात करें। ऐसे कई सारे कानून हैं जहां पर बच्चों को संरक्षित करने का प्रावधान दिए गए हैं। साथ ही साथ में कई सारे ऐसे सरकार की योजनाएं हैं जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा वो संचालित हैं, और ये प्रयास है कि उनको शिक्षित रखने का, उनको संरक्षित रखने का, और उनको जो भी उनकी भागीदारी है उसमें उनका किस तरीके से एंगेजमेंट रखा जा सके। धन्यवाद सर। प्रशांत सर, यही सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अमेठी यूनिवर्सिटी इस बाल अधिकार को संरक्षित करने के लिए इस विषय पर क्या क्या काम कर रही है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा और धन्यवाद हमें इसमें आमंत्रित करने के लिए। अमेठी यूनिवर्सिटी हमेशा से सामाजिक मुद्दों पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत विभिन्न कार्यों को कर रही है, और इसी के तहत बाल अधिकार व महिला अधिकारों के लिए संरक्षण के लिए तमाम तरीके के इनिशिएटिव्स अमेठी यूनिवर्सिटी के द्वारा लिए गए हैं, जिसमें प्रमुखतया सामाजिक कार्य विभाग जो है, समाज कार्य विभाग, सोशल वर्क डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में तमाम तरीके के बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें वो समाज में, सोसाइटी में जाकर, रूरल एरियाज में जाकर, स्लम्स में उन्होंने कुछ स्टडीज़ कंडक्ट की हैं और कुछ सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया है। FXB इंडिया सुरक्षा के हमारे मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं। FXB इंडिया के साथ भी हम लोगों ने कई प्रोजेक्ट्स को किया है, जिसमें कि इंटर्न्स के माध्यम से, वॉलंटियर्स के माध्यम से तथा कुछ जॉइंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स को हम लोगों ने कंडक्ट किया है। तो इस तरीके से चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हो या फिर NCW हो, ऐसी एजेंसीज में अपने अपने बच्चों को प्लेस किया है इंटर्नशिप के लिए, जहाँ से उन्होंने सीख के फिर अपने डिसर्टेशंस, रिसर्च के माध्यम से और कम्युनिटी में जाके डायरेक्ट बहुत सारे इंटरवेंशंस किए हैं, केस स्टडीज़ बनाई हैं। और हम लोग जैसा कि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, तो हम लोग जो भी हमारे पार्टनर NGOs हैं उनको समय समय पर इंटर्न्स और अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से उनको एक ह्यूमन रिसोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि वो इस मुद्दे पर बढ़िया से आगे चल के काम कर सकें। और हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में अमेठी सेंटर फॉर विमेन एंड चाइल्ड राइट्स भी इस्टेब्लिश किया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य महिला और बाल अधिकारों का संरक्षण है, और उसके तहत हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं। पूर्व में हम लोगों ने बंधुआ मजदूरी व बाल श्रम के जो सर्वे हैं वो भी प्रोजेक्ट्स भी किए हैं गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में, और इस मुद्दे पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया है। तो इस माध्यम से हम लोग समय समय पर इस मुद्दे के लिए काम कर रहे हैं, और विभिन्न वेबिनार्स का आयोजन भी लॉकडाउन के पीरियड में किया गया।
तो ये एक छोटा सा प्रयास है एमिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से बाल संरक्षण के लिए और महिला अधिकारों के लिए। सर, जैसे आपने एक शब्द अभी इस्तेमाल किया, बाल श्रम, जिसे हम लोग नॉर्मल सी भाषा में कहें तो बाल मजदूरी, जहाँ छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे या फैक्ट्रियों में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर, जैसे कि मैंने एक कहीं पढ़ा था, इंटरनेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, यूनिसेफ के अकॉर्डिंग, करीब इस बाल श्रम में पूरी दुनिया में करीब 160 मिलियन बच्चे, उनके अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट डेटा उन्होंने रिलीज किया उनके अकॉर्डिंग 160 मिलियन बच्चे इस बाल श्रम में फंसे हुए हैं। तो इसी से मैं एक सवाल है कि बाल मजदूरी, बाल श्रम जो है हमारे समाज में किस हद तक फैला हुआ है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और खासकर जब मैं बाल संरक्षण की बात करूं तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज के समय में 2022 में जब हम हैं तो वो एक गंभीर परिचित्र हमारे सामने रखता है। चाहे आप अगर बाल यौन शोषण की बात करें, भिक्षावृत्ति की बात करें, बाल विवाह की बात करें और बाल श्रम जैसा आप पूछ रहे हैं। और आपके सवाल पर आने से पहले कई सारे ऐसे प्रस्ताव या कई सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा और एक स्टडी जिसको NCPCR और सेव द चिल्ड्रन द्वारा करा गया, जिसमें उन्होंने लगभग चिन्हांकित किया कि 10 लाख से ज्यादा बच्चे आपको रोड पे भीख मांगते या अन्य परिस्थिति में दिखेंगे जो कहीं ना कहीं वनरेबल है। और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि इन बच्चों को चिन्हांकित करके इनको आप किस तरीके से रिहेबिलिटेट करेंगे। और ये एक बड़ा चुनौती हर उन संस्थानों के लिए था, सरकारी विभागों के लिए भी था। और मैं बता दूं कि हमारी संस्था गौतम बुद्ध नगर में चाइल्ड लाइन, जो भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक 10/9/8 मुफ्त सेवा है, जो गौतम बुद्ध नगर और उखरूल एक जिला मणिपुर में है, वहां पर हम लोग लगभग 10 साल से चला रहे हैं। तो बाल श्रम को अगर मैं 2 तरीकों से समझने की कोशिश करूं, और मैं क्योंकि एक प्रशिक्षित सोशियोलॉजिस्ट भी हूं और वर्तमान में मुझे बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के एक रिसर्च एडवाइजरी ग्रुप का भी सदस्य बनाया गया। बाल श्रम का मुद्दा जब हमारे पास कोई केसेस लाए जाते हैं और जब आप उसमें हस्तक्षेप करते हैं तो कई सारी चुनौतियां या कई सारे परिदृश्य आपके सामने आते हैं कि आखिर ये कौन से बच्चे हैं जो बाल श्रम में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक इकोसिस्टम है, जैसा प्रशांत जी ने बहुत अच्छा बताया कि सबकी अपनी अपनी योगदान और आवश्यकताएं हैं जिसको पूरी करनी है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, हमारे जैसे स्वयंकारी संस्थान हो या सरकार के जो तंत्र हैं। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सेफ्टी मैकेनिज्म उन परिवारों तक पहुंचने की आवश्यकता है, जो लाभकारी योजनाएं सरकार की हैं, और अगर मैं सही हूं तो लगभग 20 ऐसे विभाग हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली ऐसे परिवारों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या मैं वर्ड यूज करूं अकाउंटेबल हैं, कि उनको इन योजनाओं से जोड़े। लेकिन जो वास्तविकता है कि एक, इन परिवारों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। दूसरी, इन योजनाओं से इन परिवारों को कैसे जोड़ा जा सके, ये जो ब्रिज है वो बहुत बड़ा है, ये जो खाई है वो बहुत बड़ा है। और इसका जो खामियाजा है ये उन बच्चों को लेना पड़ रहा है जो आपके शोध में, और सही आपने कहा, ILO और ये रिसेंट ये रिपोर्ट लाया गया यूनिसेफ के द्वारा। हालांकि मैं इसके भारत के संदर्भ में मैं इससे थोड़ा डिफर करना चाहूंगा, क्योंकि ये नेशनल एक अजम्पशन उन्होंने लिया, क्योंकि भारत में अभी भी जो हमारे पास डाटा है वो 2011 का है ना। 2011 में जो सेंसस, उन्होंने एक डाटा लास्ट ईयर रिलीज की थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लिखा हुआ कि भारत में करीब 12.9 मिलियन बच्चे इस बाल श्रम के। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ा है ना, और वो 40 पन्ने की एक रिपोर्ट है और बहुत विस्तृत रिपोर्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो कोविड के दरमियान ये रिपोर्ट आया है। तो बहुत सारी चीजें, जो परिस्थितियां, जो अनुमान अपन लगा रहे थे कि कोविड के कारण बच्चों पर क्या असर होगा, जिसमें बाल श्रम एक महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पर निकल कर आया था। मैं फिर से वापस आता हूं, क्योंकि आप जब सरकार से बात करते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है सिवाय सेंसस के, जो कि बाल श्रम के आंकड़ों को इकट्ठा करता है। दूसरे प्रावधान है, जैसा अमिटी यूनिवर्सिटी ने गौतम बुद्ध नगर प्रशासन को मदद करा
कि हर एक जिले स्तर पर आपको एक ऐसी स्टडी करनी है जो बाल श्रम में बच्चों को पहचान कर सकता है, लेकिन ये स्टडी पूरे जिलों में नहीं हो रही है। अगर हम 700 प्लस जिले की बात करें भारत में, तो ये स्टडी रेगुलर इंटरवल पे नहीं किए जा रहे हैं। तो मैं इन आंकड़ों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो सिचुएशन हमारे पास है, जो कॉल्स इंटरवेंशन हम लोग चाइल्ड लाइन के माध्यम से कर रहे हैं, डेफिनेटली एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे लिए गंभीर विषय के तौर पे सामने है। अब दो चीजें हैं, अगर कानूनी तौर पर अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो 14 साल तक के बच्चों को बच्चा माना गया जो कि किसी भी प्रकार के श्रम में वो इंगेज नहीं हो सकता है। हालांकि कुछ जो फेरबदल 2017 में किए गए, उसमें ये चीज कही गई कि आप परिवार के जो रोजगार के माध्यम हैं, है ना, परिवार में आप मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको स्कूल जाना है, आपको जो खेलने का समय है वो उसमें रहना है, और रात में आप काम नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, इसकी जो मॉनिटरिंग है वो हमारे पास बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं है। कौन सी ऐसे संस्थान, चाहे वो श्रम विभाग की बात करें, जो ये चिन्हांकित कर रहा है कि सच में ये बच्चे अपने परिवार के ही व्यवसाय में लगे हैं, लेकिन वो स्कूल भी जा रहे हैं और वो रात में काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी जो बात है, जो 15 से 18, जिसको इस फेरबदल में उनको एडोलेसेंट का टर्म दिया गया, और ये जो बच्चे हैं 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में, ये खतरनाक श्रेणियों में काम नहीं कर सकते, ये भी वर्जित है। लेकिन जो हमारा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो कमजोर है। और मैं एक शोध का मैं हवाला देते हुए अपनी बात को समाप्त रखूंगा यहाँ पे, कि हम लोगों ने 2016 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर एक शोध किया, जहां पर बिहार और राजस्थान के बीच में, बिहार जो कि एक सोर्स स्टेट के तौर पे हमने देखा, और राजस्थान जो डेस्टिनेशन था, और लगभग ये जो फेनोमेना है वो अभी भी कंटिन्यू है कि लगभग 800 से 1000 बच्चे हर साल मुक्त कराए जा रहे हैं राजस्थान से। और इन बच्चों का जब ट्रैफिकिंग करके जब उन्हें राजस्थान ले जाया जाता है और जब उनको मुक्त कराया जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया में उनका जो रिहैबिलिटेशन है, ये हमने पाया कि कहीं ना कहीं ये बच्चे शिक्षा के अधिकार से भी वंचित हैं। इनके परिवार को जो स्वयं से जो योजनाओं से इनको लाभ मिलना चाहिए था, उससे वो वंचित हैं। तो जब तक हम इस सुरक्षा कवच को मजबूत नहीं करेंगे, ये समस्या हमारे लिए गंभीर बना रहेगा। सर, यही सवाल मैं प्रशांत सर से सुनना चाहूँगा कि सर, प्रशांत सर, आप एमिटी यूनिवर्सिटी में हैं, वहाँ के बच्चे इन चीज़ों पे काम करते जो सोशियोलॉजी के बच्चे हैं, तो सर उन्होंने इस बारे में मतलब अपनी क्या राय दी है कि कितने % तक, किस हद तक हमारे समाज में ये फैला हुआ है? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बाल श्रम एक ऐसी समस्या है जो कि आज के समय में व्याप्त भी है, और हम उस जो दिखती भी है, और लेकिन लोग उसको एक समस्या के रूप में नहीं देखते। हमने प्राय देखा है, अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो आपको चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्क हो या फिर, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पे बहुत हैं, और स्पेशली कोविड के दौरान, अभी बात सत्या जी ने बताई कि जो स्टडी के दौरान उन्हें क्या था, तो ये देखने में प्राय आया है कि बाल श्रमिक हैं, और बाल श्रम के कई कारण भी हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो लोगों के पास रोज़गार की कमी है, और तो बच्चों को भी साथ में वो ले जा रहे हैं, या फिर वो गरीबी भी एक मुद्दा है। लेकिन कोई एक सेट नहीं है जो हम लोगों के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, जो स्टूडेंट्स ने पिछले कुछ दिनों में कार्य किया है मानव तस्करी और बाल श्रम के ऊपर, तो ये देखने को मिला है कुछ प्राइमरी बेसलाइन स्टडीज के माध्यम से कि इसकी विजिबिलिटी है, एग्जिस्टेंस है, और कहीं ना कहीं अगर आप चाइल्ड लाइन पे जो कॉलिंग के नंबर्स की अगर आप एनालिसिस करेंगे, या फिर जो केसेस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर के टच में भी हम लोग रहते हैं, उनसे भी संपर्क में रहते हैं, जो चीज़ें यहाँ पर रेस्क्यू हुए हैं बाल श्रम विभाग के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तमाम संस्थाएं, FXB संस्था बहुत अग्रणी है इस कार्य क्षेत्र में, यहाँ पे लोग कई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप लोग, तो सुधार है, लेकिन अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आई थिंक इसको मैं संकीर्ण मानसिकता या सोच आधारित भी कहूँगा, क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी की, मैं एक हाई राइज अपार्टमेंट में रहता हूँ, मैंने देखा है कि
लोग जब घर में किसी डोमेस्टिक हेल्प को रखना चाहते हैं तो प्रेफरली वो गर्ल को रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई एक ऐसी उन्हें लड़की मिल जाए जो कहीं बिहार झारखंड या कहीं से आई हो और मेरे बच्चे को खिलाए, और बाहर मैं जाऊं मॉल में तो वो मेरा उसको लेके झूला झुलाते हुए चले और घर का काम भी करे और सारी चीज़ें हों। तो कहीं ना कहीं वो विजिबिलिटी है और इस पे अभी हमें और कार्य करने की ज़रूरत है और इसमें जितने लोग इसमें जुड़ेंगे इस मिशन में उतने कम हैं, क्योंकि एक समाज की ऐसी कुरीति है जो कि कई वर्षों से है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज ही काम शुरू हुआ है, ये पिछले कई वर्षों से इस पे काम हो रहा है और ये अभी भी व्याप्त है और इस पे कहीं ना कहीं डायमेंशंस बदले हैं। अमेंडमेंट्स की बात अभी सत्या जी ने बताई कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं और डेफिनेटली एमईटी के स्टूडेंट्स ने इस पे रिसर्चेस की हैं, डिसर्टेशंस लिखी हैं, एनजीओज के संग रेस्क्यू प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है और रेड्स में भी गए हैं और तमाम तरीके के अनुभवों को प्राप्त किया है। इस पे हम लोग एक इस पे काम कर रहे हैं। इसमें कलिंगा फेलोशिप के अंतर्गत भी कुछ हम लोगों ने इसमें एक प्रयास किया है और उसका संकलन करके भी हम लोग एक बुक के माध्यम से उस रिपोर्ट को शीघ्र जो है पब्लिश करेंगे और जिसमें हम लोग मानव तस्करी और जो बाल अधिकारों का हनन है, जिसमें बाल श्रम भी एक पॉइंट है, उसको हम लोग उसके द्वारा पब्लिश करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। सर, आप लोगों की बातों से एक पॉइंट जो मैंने अपने एक आर्टिकल में पढ़ा था, उसमें यूनिसेफ ने कहा था कि कोविड के दौरान ये बाल श्रम सबसे ज़्यादा बढ़ी है। जो रेज है बाल श्रम की पिछले 2-3 सालों में, वो सबसे ज़्यादा कोविड के दौरान बढ़ी है। तो सर, क्या मैं ये मान सकता हूँ कि कोविड के दौरान जो लॉकडाउन हुआ था, जो बेरोजगारियाँ आई, गरीबी, क्या सर इसकी असली वजह है बाल श्रम की, या कुछ और भी रीजन आते हैं कि ये बाल मजदूरी में ये सारे बच्चे फंस जाते हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लग रहा है कि अगर हमारे इस संवाद को आप लोगों तक लेके जाएं तो आमूमन लोगों में जो अवधारणा है कि गरीबी एक कारण है जो कि बाल श्रम को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है, लेकिन इस विषय पर कार्य करते हुए और चाहे वो डायरेक्ट रेस्क्यू का हो या उन परिवार या उन बच्चों के साथ काम करना हो या जो भी हम लोगों ने शोध किया इस क्षेत्र में, देखिए हमें इस पूरी परिस्थिति को अधिकार के चश्मे से समझने की आवश्यकता है। जो बच्चे भारत में हैं उनके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों को सुरक्षित करना, संरक्षित करना, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें हम सभी का योगदान की आवश्यकता है। अगर किसी बच्चे को बाल श्रम में ले जाया जा रहा है यानी उसके अधिकार का हनन हो रहा है। जी सर। मैं उसको ये नहीं कहना चाहूंगा कि क्योंकि वो परिवार गरीब है इसीलिए उस बच्चे को बाल श्रम में ले जाया जा रहा है। मैं अधिकार के चश्मे से इसलिए कह रहा हूं कि जो बच्चे खासकर अगर अमीर या बड़े तबके से भी आ रहे हैं, है ना, उनके बच्चों का भी अधिकार का हनन होता है। तो हमारी संवैधानिक परंपरा जो है वो उसमें भेदभाव नहीं करती है। वो ये नहीं कहती है कि जो अमीर घर के बच्चे हैं उनके साथ अगर कोई इस तरीके के परिस्थिति आती है तो वो परिवार सक्षम है और उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये एक बहुत पहली और बड़ी अवधारणा है जिसको हमें दूर करने की आवश्यकता है। हाँ, गरीबी चीजों को शायद फैसिलिटेट कर सकती है। जिस तरीके से आपने कोविड का रेफरेंस दिया, देखिए कोविड के पहले जब हम लोगों ने इस पर चर्चा करनी शुरू करी तो हमारे पास ऐसी ही कुछ मिलती जुलती जो परिस्थिति थी वो इबोला की थी, वेस्ट अफ्रीका। हम लोगों ने ये माना कि बाल विवाह और बाल श्रम, घरेलू हिंसा, इन सब चीजों में वृद्धि देखी जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मैं आंकड़ों पर जरूर ध्यान देता हूं, मैं बात करूंगा। अगर मैं अपने चाइल्डलाइन के आंकड़ों को देखूं तो मेरे पास कोई भयावह परिस्थिति नहीं उत्पन्न हुई कि लगभग 100% या 200% बच्चों में वृद्धि पाई गई। लेकिन स्कूल का बंद होना, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों तक सीमित था, क्योंकि भारत में FXP का जो एक अनुभव है और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि सुदूर राज्यों में जहां पर इंटरनेट की परिस्थिति उपलब्ध नहीं है, परिवार के पास लैपटॉप या उस तरह के गैजेट नहीं है जो कि ऑनलाइन क्लासेस में वो अडॉप्ट कर सकें, तो बच्चों का जो जुड़ाव है शिक्षा से, उससे दूरी कहीं ना कहीं बाल श्रम को प्रभावित करती है। और इसीलिए
आप अगर देखिए बाल श्रम में बच्चे की जो परिभाषा है, जो मिनिमम उम्र रखा गया है 14 वर्ष, वो इसलिए रखा गया क्योंकि शिक्षा के अधिकार में हमारी जो परिभाषा है वो 14 वर्ष तक की है। और इसीलिए कानून में यह बात कही गई, जो संशोधित कानून है, कि अगर आने वाले समय में शिक्षा के अधिकार के कानून में अगर कोई फेरबदल किया जाता है, अगर ये उम्र 18 वर्ष कर दिया जाए, जैसे वर्तमान में शिक्षा के अधिकार के जब अमेंडमेंट किए जा रहे थे तो एक तबका इसको 18 वर्ष तक की बात कर रहा था कि इसे ले जाना चाहिए, तो जो भी फेरबदल किया जाएगा उस समय तक इसे बच्चा माना जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है और सरकार को हमें इसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है कि अगर बच्चे स्कूल में नहीं हैं तो कहीं ना कहीं वो श्रम में दिख सकते हैं, पाए जाएंगे। और इसीलिए माननीय जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, गृह मंत्रालय, इनके द्वारा जो भी एडवाइजरीज इस कोविड के दरमियान जारी किए गए वो इसी तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। जी सर, एक शब्द है मानव तस्करी। सर, क्या बाल मजदूरी एक तरह की मानव तस्करी है? जरूर, ये एकदम सही बात है। जिस तरह से प्रशांत जी ने कहा कि घरेलू नौकरानियों के लिए जो बच्चे और बच्चियों की तस्करी कराई जा रही है, खासकर झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से, आप अगर देखें तो एक बहुत बड़ी परिस्थिति थी कि कानूनन अगर मैं देखूं तो बाल श्रम एक कमजोर कानून है। अगर मैं बाल श्रम करवाता हूं तो मुझ पर जो कानूनी दांव पेच होगा वो कमजोर है। लेकिन 2013 में जो सीआरपीसी में जो फेरबदल किए गए और जिसके तहत हमें मानव तस्करी की एक परिभाषा मिली, उससे ये स्थापित हो गया कि जिन बच्चों के साथ बाल श्रम कराया जा रहा है वो भी मानव तस्करी के शिकार है। और इसीलिए अगर आप हर साल जो क्राइम इन इंडिया का रिपोर्ट है, एनसीआरबी, जो गृह मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, उसमें आप देखिएगा कि ट्रैफिकिंग के जो अलग अलग उद्देश्य हैं उसमें बाल श्रम भी एक उद्देश्य दिखाया गया है। जो आंकड़े मानव तस्करी की भारत सरकार प्रस्तुत करते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से, बाल श्रम भी एक तरीका है, उद्देश्य है जिसके लिए तस्करी कराई जा रही है। दूसरा, जो घरेलू नौकरानियों का जो डोमेस्टिक सर्विट्यूड, वो भी एक उद्देश्य है जिसके लिए तस्करी कराई जा रही है। और इसीलिए अपन लोग जब पुलिस को प्रशिक्षित करते हैं, श्रम विभाग को जब प्रशिक्षित करते हैं, बाल कल्याण समिति को जब प्रशिक्षित करते हैं, तो ये बताते हैं कि आप बाल श्रम के साथ साथ में किशोर न्याय अधिनियम का आप उपयोग करें, जिसके तहत 18 साल के व्यक्ति को बच्चा माना गया है, 370 का प्रयोग करें और बाल श्रम का तो प्रयोग करें ही करें। तो ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या मैं कह सकता हूं जानकारी है, जहां पर हमें होलिस्टिकली देखने की आवश्यकता है, सिवाय एक लेंस से। जी बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल इस शो में, आपकी एनजीओ FXB इंडिया सुरक्षा बाल श्रम की दिशा में किस तरीके से कार्यरत है? देखिए, एक ऐसा प्रयास है जो कि सिलसिलेवार से हमने स्टार्ट किया, और जो एक इकोलॉजिकल मॉडल है जो बाल संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी मॉडल पर हमारी संस्था काम कर रही है। पहला जो हमारा हस्तक्षेप है वो बच्चों के साथ डायरेक्ट है। जो बच्चे खासकर वल्नरेबल हैं, जिनकी ट्रैफिकिंग हो सकती है, जिनको बाल श्रम में धकेला जा सकता है, जिनके साथ यौन शोषण हो सकता है, उन बच्चों के साथ हम लोग डायरेक्टली काम करते हैं। उनके क्षमता वर्धन को लेकर, उनको कैपेसिटेट करने का, उनको जानकारी देने का। दूसरा, जो परिवार को किस तरह से आप तंदुरुस्त करें, परिवार कैसे अधिकारों के बारे में जाने, अपने इंटाइटलमेंट्स के बारे में जाने, उनकी किस तरह से योग्यता और उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। तो असम, मणिपुर, ऐसे कई राज्यों में हम लोग ऐसे परिवार के साथ काम करते हैं जिनको लाइवलीहुड के माध्यम से उनको तंदुरुस्त किया जाए। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट सर्विस का। हम लोग संरक्षण के लिए प्रिवेंशन पे एक हमारा मॉडल है, जिसको UN वुमेन की एक इंडिजिनस फोरम में भी उसे नवाजा गया, स्वीकारा गया कि एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पे काम करने की आवश्यकता है। तो झारखंड, मणिपुर जैसे राज्यों में हम लोग संरक्षण पे काम कर रहे हैं। चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट इंटरवेंशन का, चाइल्ड लाइन के माध्यम से केसेस को हैंडल करना, इंटरसेप्ट करना, रेस्क्यू करना।
तो हमारी टीम 24 घंटे पुलिस प्रशासन, श्रम विभाग, जिला प्रशासन के साथ में मिलकर कार्यरत है। और अंतिम जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है शोध, रिसर्च। हम लोगों ने कई सारे ऐसे रिसर्च किया जिससे जो जानकारियां थी वो कहीं ना कहीं सरकार को अपने योजनाओं को फिर से विजिट करने में, जो उसकी रिकमेंडेशंस थे उसके माध्यम से इस पूरे इकोसिस्टम के बदलने के लिए वो मदद कर सकता है। तो ये एक प्रयास है जो कि जारी है और डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम लोग सरकार के साथ काम करते हैं ताकि इस मुद्दे को नियंत्रित किया जा सके। धन्यवाद सर हमारे शो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज हमने बात की बाल अधिकार पर प्रोफेसर राकेश चौहान सर से और श्री सत्य प्रकाश जी से, और उम्मीद करते हैं कि लोग अब इस बात को समझेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे इस बाल श्रम के खिलाफ। आप सभी